रैंक वैंक में क्या रखा है? जीवन का असली आधार तो प्रेम है ना। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जीपी क्लासेस और आज हम यूनिट 3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है एनालिसिस ऑफ सिलेबस एंड कोर्स कंस्ट्रक्शन। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं कुछ खूबसूरत पंक्तियों के साथ। ये दिल कुटिया है, ये दिल कुटिया है संतों की यहाँ, ये दिल कुटिया है संतों की यहाँ, राजा भिखारी क्या, वो हर दीदार में है जोरदार, घोटा किनारी क्या, कांटे से नहीं कटते ये बाटे से नहीं बटते, नदी के पानी के सामने आरी कटारी क्या, उसी के चलने फिरने हंसने रोने की है तस्वीरें, घटा क्या, चांद क्या, संगीत क्या, वादा ए बहारी क्या, किसी घर के किसी बुझते हुए चूल्हे में ढूंढ उसको, जो चोटी और दाढ़ी में रहे वो दीनदारी क्या, हमारा मीर जी से है मुतफ्फिफ होना है नामुमकिन, उठाना है जो पत्थर इश्क का तो हल्का भारी क्या। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज की वीडियो में आप जान पाएंगे कि हमारा सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चनिंग क्या होता है, एनालिसिस ऑफ सिलेबस क्या से होता है, बेसिक एलिमेंट्स स्किल के क्या होंगे, लेसन प्लान के अंदर जो सीक्वेंस रहेगा वो क्या रहेगा, स्टेप्स ऑफ क्वेश्चनिंग क्या रहेगी, स्टेप्स ऑफ लर्निंग द स्किल के क्या क्या स्टेप्स होते हैं, ये सारी की सारी चीजें आप जान पाएंगे। तो गौरव सर क्लास स्टार्ट करें। जैसे कि पता है आपको कि आज की क्लास आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि आज सिलेबस ऑफ एनालिसिस और कोर्स कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हमें पता होना चाहिए प्रॉपर कि सिलेबस क्या होता है। अगर मैं सिलेबस के बारे में बात करूं तो जो आपके कोर्स में जो भी कंटेंट जो पढ़ाया जाता है, जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाता है, इसे हम सिलेबस कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलेबस कहते हैं। यानी कि जो कोर्स में पढ़ाया जाना जो सब्जेक्ट होता है, उसका जो रूपरेखा होता है, उसका जो कंटेंट होता है, हम इसको सिलेबस कहते हैं। थोड़ा सा पता है, थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ ये एनालिसिस ऑफ सिलेबस क्या होता है। अगर मैं बात करूं एनालिसिस ऑफ सिलेबस, इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? इसका मेन ऑब्जेक्ट होता है कि आपको क्या पढ़ना है, ठीक है, आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और किस सीक्वेंस में पढ़ना है। यानी कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और आपको किस सीक्वेंस में पढ़ना है। ये चीज जो होता है ये आप सिलेबस ऑफ एनालिसिस का मेन ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? सिलेबस ऑफ एनालिसिस का मेन ऑब्जेक्ट होता है। अगर मैं बताऊं आपको थोड़ा सा, यहाँ पे जो हमारा सिलेबस एनालिसिस होता है, ठीक है, ये 3 पॉइंट के आधार पर किया गया जाता है। इसको एक तरह से 3 पॉइंट के आधार पर किया जाता है। कौन कौन से 3 पॉइंट होते हैं? तो पहला आपका होता है व्हाट, यानी कि आपको क्या करना है, ठीक है, यानी क्या करना है आपको, ठीक है, यानी कि जो सिलेबस का जो सीक्वेंस है वो क्या रहेगा आपका, यानी कि क्या। दूसरा क्या होता है? व्हाई, यानी कि कैसे, यानी सिलेबस जो है आपका उसका एनालिसिस आपका कैसे किया जाए, तो दूसरा शब्द आता है आपका व्हाई। और तीसरा आता है आपका हाउ, यानी कैसे, ठीक है। सॉरी, पहला क्या था आपका? व्हाट था कि आपको किस सीक्वेंस में क्या करना है। दूसरा क्या था आपका? व्हाई, यानी क्यों करना है, आपको क्या जरूरत है, रिक्वायरमेंट है या नहीं है। और तीसरा होता है हमारा हाउ, यानी कैसे करना है। यानी कि मैं आपको बता दूं, जो सिलेबस एनालिसिस के आपके 3 ऑब्जेक्ट हो गए। कौन कौन से? आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और किस सीक्वेंस में पढ़ना है। और अगर मैं बात करूं आपके सिलेबस एनालिसिस के 3 पॉइंट पे आधार पे किया जाता है। 3 पॉइंट के आधार पे ये चीज किया जाता है। क्या क्या था आपका? व्हाट, व्हाई और हाउ, मैंने आपको बता दिया। ये हो गया हमारा सिलेबस एनालिसिस। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कोर्स कंस्ट्रक्शन होता क्या है। अब देखो, हमें क्या है, हमें रिक्वायरमेंट ऑफ डिमांड, यानी कि जो हमारी डिमांड होता है उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? कोर्स का कंस्ट्रक्शन करते हैं। और कैसे करते हैं कोर्स का कंस्ट्रक्शन? अगर हमें कोर्स का कंस्ट्रक्शन करना है हमें, तो कैसे करेंगे? देखो, हमारे पास क्या है, जब हमने 12वीं किया, 10वीं किया, तो हमारे पास क्या था? अनलिमिटेड फील्ड था। हमें पता नहीं था हमें टेक्निकल जाना है, नॉन टेक्निकल जाना है, साइंस में जाना है, कहाँ पे जाना है, चाहे हमें केमिकल में जाना है, डॉक्टरिंग में, हमें पता नहीं था। हमारे पास क्या था? अनलिमिटेड फील्ड था। अब हमने क्या किया? अनलिमिटेड फील्ड में से हमने क्या, कुछ लिमिटेड फील्ड हमने सेलेक्ट किया, ठीक है। लिमिटेड फील्ड हमने सोच लिया हमने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जाना है, या फिर हमने सोच लिया कि हमें डॉक्टर डिपार्टमेंट में जाना है, या फिर केमिकल फील्ड में जाना है। तो हमने क्या किया? अनलिमिटेड फील्ड में से हमने क्या किया? लिमिटेड फील्ड को हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब लिमिटेड फील्ड में तो हम क्या करेंगे, उसमें भी तो एक हम कोर्स लेंगे ना, जैसे कि इलेक्ट्रिकल ले लिया, हमने इलेक्ट्रॉनिक्स ले लिया। तो लिमिटेड में भी क्या किया हमने? एक तरह से एक सिलेबस को हमने ले लिया, ठीक है। और सिलेबस कैसा था? वो आपके टाइम पीरियड, यानी जो आपके टाइम पे बेस्ड था। कैसा था? आपका टाइम पे बेस्ड था। अब अपने क्या किया? उस ट्रेनिंग का कोर्स अपने एक तरह से बना लिया।
अब कराने के बाद क्या किया, आप उसके बाद करते हो सिलेबस का एनालिसिस करते हो। क्या करते हो, सिलेबस का एनालिसिस करोगे। अगर आपने सिलेबस का फिर एनालिसिस कर लिया तो एग्जीक्यूट इन क्लास, फिर अपनी क्लास में क्या करते हो, उसको एग्जीक्यूट करते हो। तो ये पूरा कोर्स का कंस्ट्रक्शन होता है। शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर हो गया। हमारे पास अनलिमिटेड फील्ड था, उसमें से हमने लिमिटेड फील्ड किया, उसमें से हमने ट्रेड चुना, ट्रेड हमने ब्रांच अपना चुन लिया, फिर ब्रांच चुनने के बाद हमने अपने सिलेबस का एनालिसिस किया और एनालिसिस करने के बाद हम क्लास में क्या इसको एग्जीक्यूट किया। तो हमारा पूरा एक कोर्स का कंस्ट्रक्शन ये, हम ये बोल सकते हैं ब्रेकअप ऑफ सिलेबस हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो शायद आपको चीजें क्लियर हो गया होगा। चलो आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, शिक्षण का क्या क्रम होगा? एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, टेस्ट एंड इवोल्यूशन या फिर प्रिपरेशन? जल्दी से बताइए क्या क्रम होगा। तो यहाँ पे देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपका। जो आप एक तरह से टीचिंग करते हो ना, तो टीचिंग के जो 4 स्टेप होते हैं आपके, कौन कौन से होते हैं, पहला स्टेप कौन सा होता है, दूसरा कौन सा होता है, तीसरा कौन सा होता है, चौथा कौन सा होता है। तो ये बहुत बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। तो पहला क्या होता है, पहला होता है आपका प्रिपरेशन, यानी कि पहला हो जाएगा आपका चौथा नंबर, पहला क्या आ जाएगा आपका प्रिपरेशन आ जाएगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या आता है आपका, तो दूसरे नंबर पे आता है आपका प्रेजेंटेशन, क्या आ जाएगा, दूसरे पे प्रेजेंटेशन आ जाएगा। तीसरा क्या होता है आपका एप्लीकेशन, और तीसरा और चौथा होता है टेस्ट। तो ये आपका प्रिपरेशन हो गया, यानी कि यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो, ये 3 नंबर है। दूसरे पे क्या आता है हमारा प्रेजेंटेशन, यानी हमारा पहला ये आ गया प्रिपरेशन, ये प्रेजेंटेशन। अब देखते हैं क्या हो रहा। तो यहाँ पे देखो तीसरा हमारा क्या, एप्लीकेशन, बिल्कुल सही है, यहाँ पे एप्लीकेशन आ गया और ये टेस्ट आ गया। तो इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी, उसका बिल्कुल सही। पहले नंबर पे क्या आता है प्रिपरेशन, दूसरे पे प्रेजेंटेशन, तीसरे पे आपका एप्लीकेशन और चौथे पे आपका आता है टेस्ट एंड इवोल्यूशन। तो शायद आपको पहला क्वेश्चन क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत सही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपके सामने है, मेथड ऑफ एनालाइजिंग सिलेबस का सही क्रम क्या है? इसका मतलब है अगर आपके पास एक सिलेबस है तो उसको एनालाइज करने के लिए किस मेथड का यूज किया जाएगा और उसका क्रम क्या होगा? यूनिट होगा, ब्लॉक होगा या फिर लेसन होगा? जल्दी से बताइए सही क्रम क्या होगा। तो यहाँ पे देखो, जब एक सिलेबस है उसको एक तरह से हम क्या उसको ब्रेकअप कर रहे हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं क्या कर रहे हैं, हम उसको एक सीक्वेंस में क्या कर रहे हैं, उसको कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो उसका सही क्रम क्या होता है सिलेबस का, जब एक तरह से एनालिसिस करते हो तो पहले नंबर पे क्या आएगा, मैंने आपको अभी बताया था कोर्स कंस्ट्रक्शन के बारे में, जब मैंने आपको बताया था ना, तो वहां पे क्या था, वहां पे ये था कि आपके पास अनलिमिटेड फील्ड था। ठीक है, उसमें से आपने लिमिटेड फील्ड सिलेक्ट किया और लिमिटेड में फिर आपने क्या किया, अपना ब्रांच चुना। फिर ब्रांच में क्या है, एक ब्लॉक था पूरा, उस ब्लॉक को क्या किया आपने, यूनिट में डिवाइड किया। और यूनिट के अंदर क्या आता है आपका लेसन, यानी कि एक लेसन के, एक ब्लॉक के अंदर आपके बहुत सारे यूनिट आ सकते हैं और एक यूनिट में आपके बहुत से लेसन आ सकते हैं। इसका सही क्रम क्या हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कमेंट सेक्शन में करीब अच्छे अच्छे जवाब आ रहे हैं। और इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। पर अगर आप पीडीएफ देखोगे तो पीडीएफ में आपको ऑप्शन सी मिल सकता है, पर सी आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत है। पहला आ गया कि आपका सबसे बड़ा क्या होता है, आपका ब्लॉक होता है। ठीक है, इसके बाद ब्लॉक के बाद क्या आता है आपका, ब्लॉक के बाद आपका यूनिट आता है। ठीक है, यूनिट के बाद क्या आता है आपका लेसन आता है। ठीक है, थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूजन होंगे, थोड़ा सा मैं आपको पीडीएफ दिखा देता हूँ, आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे देखो, जब हम एक तरह से मेथड ऑफ एनालिसिस सिलेबस का करते हैं ना, यहाँ पे देखो आप, तो सबसे पहले हमारे क्या आता है, सबसे पहले आता है, हम क्या करते हैं, उसको बड़े बड़े ब्लॉक में उसको डिवाइड कर लेते हैं। क्या करते हैं, बड़े बड़े ब्लॉक में हम उसको डिवाइड कर लेते हैं और उसके बाद उसको क्या करते हैं, उसको खंड में डिवाइड करते हैं। ब्लॉक में कर दिया हमने, ठीक है, ब्लॉक में करने के बाद हम लोग उसको क्या किया, एक तरह से उसको इकाई में हमने चेंज कर दिया, यानी कि इसमें किया हमने इसके बाद इसको यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, ब्लॉक में डिवाइड किया, ब्लॉक में डिवाइड करने के बाद फिर हमने क्या किया, उसको यूनिट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, और यूनिट में करने के बाद लास्ट में हम किस में करते हैं, उसको लेसन में करते हैं। यानी पहले पे हमारा आ जाएगा ब्लॉक आ जाएगा, यहाँ पे देखो पहले नंबर पे हमारा ब्लॉक आ जाएगा, दूसरे पे हमारा यूनिट आ जाएगा और तीसरे पे क्या आ जाएगा, तो तीसरे पे हमारा क्या बचा, लेसन बचा हमारा। ठीक है, तो तीसरे पे यहाँ पे सीधी सी बात है, तीसरा आपका लेसन आ जाएगा, नीचे भी है। तो शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो पहले में आपका क्या आ जाएगा, पहला आपका यूनिट ब्लॉक आ जाएगा, दूसरा आपका यूनिट और तीसरा आपका लेसन। पर ये जो रियल पीडीएफ है उसमें आपको गलत आंसर भी मिल सकता है, पर हमको चाहेंगे कि आपको बिल्कुल रियलिटी बताया जाए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गौरव इसको थोड़ा नीचे करना इसी क्वेश्चन को, दूसरे को यहाँ थोड़ा नीचे करना। हाँ, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ काफी लोगों के गलत आंसर है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग रट रहे हैं थोड़ा सा। ये जो प्रॉब्लम आ रही है ये इसलिए आ रही है आपको क्योंकि जिस पीडीएफ से आप पढ़ रहे हैं उसके अंदर काफी ज्यादा मिस्टेक्स हैं। तो अभी हमने पीडीएफ को मॉडिफाई कर दिया है। हम जो अपडेटेड पीडीएफ है, जो हमारे हिसाब से क्वेश्चंस के आंसर सही है, वो हमने अब वो सही कर दिए, नहीं बना दिए,
तो वो पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगी। अगर आपने ग्रुप हमारा व्हाट्सएप का नहीं ज्वाइन किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप एक क्वेश्चन को बना रहे हो, ठीक है, अगर आप एक सिलेबस को बना रहे हो तो उसका जो एनालिसिस है उसका सही क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपका ब्लॉक आएगा, ब्लॉक के बाद क्या आएगा, यूनिट आएगा, ठीक है, और उसके बाद आएगा लेसन। तो यहाँ पर इसको आप याद कैसे कर सकते हो सीक्वेंस को। देखो एना है, एनालिसिस है ना, एनालिसिस में आपने क्या ले लिया, एनालिसिस से एना ले लिया। तो एक लड़की है एना, तो एना जो है वो क्या करती है, वो बुल के साथ लड़ाई करती है। बुल किसे बोलते हैं, बुल होता है बैल, ठीक है। तो एक हमने क्या कर दिया, एक छोटा सा स्पॉट हिंट बना लिया। तो यहाँ पे बुल से आप कैसे कनेक्ट करोगे, बी से कनेक्ट करोगे ब्लॉक, यू से कनेक्ट करोगे आप यूनिट, और एल से कनेक्ट करोगे लेसन, ठीक है। तो सीक्वेंस वाइज आप इसको याद रखो, एक पैटर्न बना के अपने माइंड में इसको याद रखो, तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो यही होगा, आप पढ़ोगे, आप गलत तरीके से पढ़ोगे। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बेसिक एलिमेंट्स ऑफ स्किल इज, एलिमेंट्स बताने हैं आपको स्किल के, टाइम, एक्यूरेसी, वर्कमैनशिप या ऑल ऑफ दीज। तो ये तो क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। बेसिक एलिमेंट ऑफ स्किल, स्किल का आपके बेसिक एलिमेंट आपके कौन कौन से होते हैं, ये चीज तो शायद आपको अच्छे से पता है, ठीक है। इसको तो आप गलती नहीं करोगे बिल्कुल भी। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आपको सबको पता है, मैं देख रहा हूँ करीब 100% बच्चों को बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। इसका हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लेसन प्लान का सबसे जबरदस्त क्वेश्चन, आपका सबसे बेहतरीन क्वेश्चन आपका, ठीक है। चलो देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लेसन प्लान की हेडिंग का क्रम बनाए। सही क्रम आपको बनाना है। तो सही क्रम आपके पास यहाँ पर 5 चीजें दे रखी हैं, ऑब्जेक्टिव, टाइटल, रिव्यू एंड लिंक, टीचिंग एड्स एंड मोटिवेशन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, और हम हर एक टीचर को, जो एक एस्पायरिंग टीचर है, उसको ये पता होना चाहिए कि लेसन क्रम, लेसन प्लान का जो सही क्रम होगा वो क्या होता है। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन। अगर लेसन प्लान के बारे में आपको बता दूं तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपका टाइटल बॉक्स क्या होता है, टाइटल होता है। उसमें आप जो भी पढ़ाना चाहते हो, जैसे कि अगर कोई आप सपोज करो आप इलेक्ट्रिकल से हो, तो इलेक्ट्रिकल के बारे में बता देता हूँ। अगर आप इलेक्ट्रिकल से अगर पढ़ाना चाहते हो तो क्या करोगे, डेफिनेशन लिखोगे यहाँ पे, डेफिनेशन या फिर प्रिंसिपल या फिर नेम ऑफ पार्ट, यानी 2 से 3 चीज लिखना होता है आपको। डेफिनेशन लिख दिया आपने, डेफिनेशन, प्रिंसिपल लिख दिया, प्रोसेस ऑफ डीसी मशीन, यानी डीसी मशीन के प्रिंसिपल और डेफिनेशन के बारे में बताओगे, किसमें लिखोगे, टाइटल में लिखते हो। तो पहले नंबर पे आता है आपका टाइटल आ गया आपका, ठीक है। उसके बाद आता है क्या, इसके बाद आप ऑब्जेक्ट के बारे में लिखते हो, यानी कि आप डिफाइन डीसी मशीन करना चाहते हो, उसको डिस्क्राइब करना चाहते हो उसके प्रिंसिपल पे, और उसके एक्सप्लेन करना चाहते हो। अगर 3 पॉइंट आपने ऊपर लिखा है ना, 3 पॉइंट आपको ऑब्जेक्ट में लिखने, अगर वहां पे आपने 2 लिखा डिफाइन और प्रिंसिपल, तो आपको ऑब्जेक्ट में भी 2 ही पॉइंट लिखने होंगे, ठीक है। तो दूसरा क्या हो जाएगा आपका, दूसरा होता है आपका ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे पहला क्या था आपका, पहला हो गया आपका टाइटल, यानी कि दूसरा हो गया, और उसके बाद पहला हमारा, उसके बाद पहला हो गया, ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद क्या होता है हमारा तीसरा, क्या होता है, टीचिंग एड। अब कौन कौन से टीचिंग एड आप यूज करते हो, मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था टीचिंग एड हमारे कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो अब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग तीसरा नंबर पर आता है आपका टीचिंग एड, यानी चौथा यहाँ पे मेंशन है, तो यहाँ पे चौथा आ गया, यानी कि चौथा आपका ये आ गया, टीचिंग एड आपका हो गया। अब बात करें चौथा स्टेप जो होता है, चौथे स्टेप में हमारे ना प्रिपरेशन कहते हैं। रियलिटी में अगर देखा जाए ना, चौथा स्टेप हमारे प्रिपरेशन का होता है। किसका होता है, प्रिपरेशन का। और प्रिपरेशन में हमारे 3 स्टेप होते हैं। कौन कौन से, एक होता है आपका रिव्यू हो गया, तीसरा उसी में आपका लिंक आता है, और इसी में आपका मोटिवेशन आता है। पहला आपका टाइटल, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा आपका टीचिंग एड, चौथा होता है आपका प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में आपके 3 पॉइंट होते हैं। पहला होता है उसमें रिव्यू का, ठीक है, और दूसरा होता है उसमें लिंक का होता है, ठीक है, और उसके बाद उसी के अंदर होता है मोटिवेशन का सबसे लास्ट। पहला ये रिव्यू होगा, दूसरा लिंक होगा, तीसरा होता है मोटिवेशन का होता है। तो यहाँ पे आपको चीजें क्लियर हो गया। पहले नंबर पे टाइटल आएगा, ठीक है, दूसरे नंबर पे आपका ऑब्जेक्ट आ गया, तीसरे नंबर पे आपका टीचिंग एड आ गया, और चौथे नंबर पे आपका ये रिव्यू और लिंक आ गया, ठीक है। अब 5वें नंबर पे आपका मोटिवेशन। इसके हिसाब से जो ऑप्शन बी है बिल्कुल सही है, जिसने इसका जवाब दिया ऑप्शन बी उसका बिल्कुल सही है। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा आपका होता है इंट्रोडक्शन, ठीक है। 5वें नंबर पर अगर मैं बात करूं, ये तो आपके प्रिपरेशन में जो दिख रहा है ना आपको, रिव्यू, लिंक और मोटिवेशन, ये आपके किसमें आते हैं, 4 स्टेप वाले प्रिपरेशन में आते हैं। 5वां स्टेप क्या होता है हमारा, इंट्रोडक्शन, यानी कि जो आपका इंट्रोडक्शन आपका सेम वही चीज उतार दोगे जो उसमें आपने उतारा था। उसके बाद 3rd स्टेप होता है आपका प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में एक तरह से आप पूरा एक चार्ट बनाते हो, वहां पे एक टेबल बनाते हो जिसमें सीरियल नंबर लिखते हो, टॉपिक लिखते हो, इन्फॉर्मेशन ऑफ इन शॉर्ट लिखते हो, जो भी लिखते हो उसके साथ लास्ट को जो होता है आपका स्पॉट हिंट, यानी जो स्पॉट हिंट देना चाहते हो चार्ट के माध्यम से या फिर प्रोजेक्टर के माध्यम से, वहां पे मेंशन होता है, ठीक है। तो ये सारे आपके 6 स्टेप होते हैं। इसके अलावा और भी और स्टेप होते हैं।
इसके अलावा कौन सा स्टेप होता है, समरी हो गया आपका 7वां स्टेप, 8वां हो गया आपका एप्लीकेशन, 9वां हो गया आपका टेस्ट, 10वां होता है आपका रेफरेंस, और जो 11वां तो पॉइंट नहीं होता पर हम लिख देते हैं वहां पे, क्या होता है नेक्स्ट लेसन होता है। क्या होता है, नेक्स्ट लेसन होता है। आपको अच्छे से पढ़ाएंगे लेसन और डेमो प्लान, आपको बिल्कुल रट्टा नहीं मानना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, स्टेप्स ऑफ क्वेश्चनिंग का सही क्रम क्या होगा। 6 ऑप्शन आपके सामने है, सही क्रम जल्दी से बताइए क्या होगा। तो ये देखो, बिल्कुल आपका 5वां भी बहुत प्यारा अच्छा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। पहले नंबर पे क्या आता है, पहले नंबर पे क्या आता है आपका, सबसे पहले नंबर पे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जवाब आने स्टार्ट हो गए हैं, पर आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से अगर पता चल जाएगा ना, ये क्वेश्चन भी आपको मैं कई बार करा चुका हूँ कि जब आप क्वेश्चनिंग करते हो उसका सही मेथड क्या होता है। तो सबसे पहले नंबर पे क्या होता है, पहले नंबर पे आस्क, सबसे पहले आप क्या करते हो, सबसे पहले किसी भी क्लास में किसी बच्चे का आप नाम नहीं लेते हो उस पीरियड में, क्या करते हो, पूरे क्लास के लिए जो टॉपिक पढ़ा रहे हो उसी टॉपिक से रिलेटेड पूरे क्लास से क्वेश्चन पूछते हो, ठीक है। आपने इसमें पूछ दिया इसमें, ठीक है। उसके बाद क्या करते हो, उसके बाद आप क्या करते हो, कोई बताएगा। तो इसके बाद आप करते हो क्या चीज, इसके बाद थोड़ा सा पॉज लेते हो, चुप हो जाते हो। क्यों चुप होते हो भाई, आपने क्वेश्चन पूछा है तो अगले बच्चे सोचेंगे ना आपको जवाब देने के लिए, तो चुप हो जाएंगे। तो पहले नंबर पे हमारा ये आ गया, ठीक है, ये देखो। और दूसरे नंबर पे हमारा आ गया, क्या आ गया, थोड़ा सा चुप हो गया। अब तीसरे नंबर पे क्या आएगा हमारा, तीसरे नंबर पे आएगा हमारा क्या चीज आएगा, तो तीसरे नंबर पे आएगा कॉल। यहाँ पे पहले नंबर पे आपने नाम नहीं लिया था, तो तीसरे नंबर पे आप क्या करोगे, एक ट्रेनर का नाम लोगे, उसे उठाओगे, पूछोगे क्वेश्चन, आप इसका जवाब दो, पर्टिकुलर जवाब के लिए पूछोगे, आपने उसमें जवाब पूछा। फिर चौथे नंबर पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपको दूसरा नंबर आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद चीजों को सुनते हो। आपने क्या किया, यहाँ पे उसका नाम लेके आपने पूछ लिया, तो उसके बाद 5 स्टेप उसके बाद को आप सुनोगे। हाँ, एक गलती आपको यहाँ पे कभी नहीं करना है, अगर आप इंस्ट्रक्टर हो तो यहाँ पे अगर ट्रेनर्स गलत भी बता रहे हैं तो आपको उसको बात को पूरा सुनना है, बीच में उसको रोकना नहीं है आपको कि तुम गलत बता रहे हो सही बता रहे हो, उसके बात को रोकना नहीं है, उसको प्रॉपर बताने दो। अगर उसने गलत बताया, ठीक है, तो उसे लास्ट में बता दो कि आपने गलत बताया, फिर दूसरे ट्रेनर्स का उठा दो। अगर उसने सही बताया तो आपको उसको बताना नहीं है कि आपने सही बताया, फिर भी आपको दूसरे ट्रेनर से पूछना है, फिर लास्ट में आपको बताना है कि आपने गलत बताया था, इन्होंने सही बताया, इनसे आप सुन लो, ठीक है। तो ये चीजें होता है 5वां में। छठा में क्या आता है, छठे में आप रिस्पॉन्स देखते हो। अगर आपने यहाँ पे बता दिया कि आपने गलत बताया, ठीक है, 5 जो ये चौथा स्टेप, तो आपने यहाँ पे बता दिया कि आपने गलत बताया, तब उसके रिस्पॉन्स के देखो, क्या वो दोबारा जवाब देना चाहता है, आपको दोबारा कोशिश करना चाहता है, तो उसके रिस्पॉन्स को देखते हो, ठीक है। अगर जवाब नहीं देना चाहता है तो दूसरे पर्सन से आप रिपीट कर दोगे और ये क्वेश्चन को दोबारा आप रिपीट करोगे, तो छठे नंबर पर आपका आ जाएगा, रिपीट आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग जिसने भी इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी, उसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। पहले नंबर पे ये करते हो, दूसरे नंबर पे पॉज ले लिया आपने, तीसरे नंबर से कॉल किया, यहाँ पे नाम लेते हो, यहाँ पे नाम नहीं लेते हो, उसके बाद उसके बाद को सुनते हो, फिर देखते हो क्या रिस्पॉन्स कर रहा हो, फिर लास्ट में क्वेश्चन को आप रिपीट करते हो। ये पूरा सिस्टमेटिक तरीका होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, स्टेप्स ऑफ लर्निंग द स्किल इज। स्किल को सीखने का क्रम क्या है, पार्टिसिपेशन, ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन या फिर रिपीटेशन। ये आपके पास 4 ऑप्शन है, इनको आपको सही क्रम में लगाना है। तो देखो, तो हमारा जो स्किल होता है ना, स्किल को एक स्टेप होता है उसको लर्निंग करने के लिए, पहला स्टेप क्या होता है, दूसरा क्या होता है, तीसरा क्या होता है, चौथा क्या होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ करीब जवाब ऊपर नीचे आ रहे हैं, पर आपको सीक्वेंस में पता होना चाहिए। देखो, सबसे पहले आता है हमारा ऑब्जर्वेशन, अभी मैं आपको बताऊंगा, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। पहला आता है हमारा ऑब्जर्वेशन, ठीक है, पहला आ गया हमारा ऑब्जर्वेशन। दूसरा क्या आता है हमारा, क्या आता है, पार्टिसिपेशन आता है हमारा, ठीक है। पहले आपने अभी समझाऊंगा आपको अच्छे से, पहले आपका ऑब्जर्वेशन आएगा, दूसरा आपका पार्टिसिपेशन आएगा, और तीसरे पे आएगा क्या आपका इमिटेशन आएगा आपका, ठीक है। तीसरे पे इमिटेशन, चौथे पे आपका रिपीटेशन। यहाँ पे देखो क्या है, आपको एक थोड़ा सा तरीके बताता हूँ, आपको दूर नहीं जाना, इसके अकॉर्डिंग आपका जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन ए उसका बिल्कुल सही है। अब देखो, सबसे पहले क्या, आप सपोज करो कि आपको गेम खेलना है, ठीक है, आप दूर मत जाओ, सपोज करो आपको गेम खेलना है, तो आप सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करोगे ना, आपको क्या करना है, कैसे करना है, एक तरह से चीजों को आप ऑब्जर्व करोगे, उसको समझोगे क्या करना है आपको, आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या चीज है, क्या चीज नहीं है, कि आप जो गेम खेलना चाहते हो, आपके उसमें इंटरेस्ट है, आपको उसमें एबिलिटी है, तो आप सबसे पहले ऑब्जर्व करोगे उसमें, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, उसमें एक तरह से पार्टिसिपेट करोगे कि हाँ, आपने अपने अकॉर्डिंग देख लिया, गेम सेलेक्ट कर लिया, उसमें आपने पार्टिसिपेट कर दिया अपना एक तरह से, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, पार्टिसिपेट तो आपने कर लेते, तो वहां पे
वहां पे आपको चीजें बताया जाएगा, जब वहां पे चीजें आपको बताया जाएगा तो उसको एक नकल करोगे ना, उसको प्रैक्टिस करने के लिए नकल करोगे इसको, तो क्या करोगे चौथे तीसरे नंबर पे उसको एक तरह से इमिटेशन करोगे, उसको एक तरह से नकल करके फिर जिंदगी में अपनाओगे। फिर लास्ट में क्या करोगे, उसको बार बार एक तरह से क्या करोगे, रिपीटेशन करोगे, उसको एक तरह से प्रैक्टिस करोगे नकल करने के बाद। तो ये पूरा एक स्टेप होता है, मैं आपको एक पीडीएफ दिखाता हूँ, आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो हमारे स्टेप जो लर्निंग के होते हैं, 4 स्टेप होते हैं। पहला क्या होता है, ऑब्जर्वेशन, आप चीजों को नेचर करते हो। दूसरे नंबर पे क्या करते हो, उसको पार्टिसिपेट करते हो, उसमें सहभागिता करते हो आप, ठीक है, उसमें एक तरह से पार्टिसिपेट किया आपने, उसमें सहयोग किया, ठीक है। और तीसरे नंबर पे क्या करते हो, सपोज ये तीसरे नंबर क्या किया आपने, इमिटेशन किया, एक तरह से नकल किया आपने, और उसको एक तरह से उसको चीजों को समझा, लास्ट में रिपीटेशन किया। अब देखो इसको समझे कैसे आप एक तरह से लेसन क्लास से कैसे छोड़ सकते हो, आप यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पार्टिसिपेशन एक तरह से यहाँ पे क्या करते हो, प्रेजेंटेशन दे रहे हो। तीसरे में उसमें क्या करते हो, एप्लीकेशन, उसको नकल करते हैं ना, वहाँ पे चीजें आपको बताया जाता है, तो आप एक तरह से नकल करते हो, उसके बाद में आप प्रैक्टिस करते हो। तो सिस्टमेटिक तरीका हो गया, इसको और अच्छे से समझाएंगे एक दिन हम, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गौरव एक मिनट। हाँ, तो मैं देख रहा था अभी आंसर वगैरह में काफी दिक्कत हो रही थी आपको, ठीक है। तो इसके लिए क्या कर सकते हो, आप एक स्पॉट हिंट बना सकते हो। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। एक लड़का है, उसका नाम है ओपी, ठीक है। तो वो जो लड़का था ओपी, उसका एक फोन खराब हो गया था। तो उस लड़के ने क्या किया, एमआई का फोन ले लिया। तो एमआई का जो फोन लिया, चूंकि चाइना का फोन ले लिया उसने, तो उसके जो साथ के लड़के हैं उन्होंने उसको पीट दिया, ठीक है। ओ से कनेक्ट कर दिया आपने ऑब्जर्वेशन, ठीक है। पी से कनेक्ट कर दिया पार्टिसिपेशन। कैसा फोन लिया, एमआई का फोन लिया, यानी कि इमिटेशन, ठीक है। क्या कर दिया, पीट दिया, यानी कि रिपीटेशन। तो इस तरह से एक स्टोरी, एक पैटर्न बना लिया आपने अपने माइंड में, ठीक है। अब आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होने की ये याद करने में कि सही स्टेप्स क्या होता है स्किल का, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ रहा है, निम्नलिखित में से एलिमेंट्स ऑफ स्किल नहीं है। इसका मतलब है ये जो 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा स्किल का एलिमेंट नहीं होगा। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन, आपको पता नहीं चाहिए। देखो एबिलिटी होती है बिल्कुल भाई, स्किल के एलिमेंट ये होता है। एक्यूरेसी तो इसका फर्स्ट एलिमेंट होता है भाई, एक्यूरेसी तो इसका बेस्ट एलिमेंट होता है, नंबर 1। अब पंचुअलिटी यानी कि समय निर्धारित, ये भी बिल्कुल होता है आपका, ठीक है। इसका क्या होता है, हॉनेस्टी इसका नहीं होगा। जिसने जवाब दिया ऑप्शन सी, उसका बिल्कुल सही जवाब है। इसके अलावा आपके एलिमेंट, आपके स्किल के और कौन कौन से होते हैं, चलो देख लेते हैं, आपको और क्लैरिटी के साथ चीजें समझ में आ जाएगी। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे देखो हमके जो बेसिक हमारे एलिमेंट कौन कौन से होते हैं स्किल के, तो पहला होता है हमारा स्पीड होता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, एक्यूरेसी होता है, और वर्कमैनशिप, ये तो इसके बेस्ट एलिमेंट है 3 आपके, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन से होते हैं, तो इसके आपके एबिलिटी हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद क्या होता है आपका, इसके बाद होता है आपका डेक्सटेरिटी, और उसके बाद होता है आपका इकोनॉमिक, होता है आपका कॉन्सेंट्रेशन होता है आपका, कोऑपरेशन होता है, जिस तरह से कोऑपरेट करते हो ना, कोऑपरेशन हो गया आपका, पंचुअलिटी होगी इसकी, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, पंचुअलिटी आपके किसका और एलिमेंट होता है, वर्कमैनशिप का भी होता है, ठीक है। और प्रॉपर एटीट्यूड भी आपका एक तरह से स्किल के ही एलिमेंट होते हैं। पर जो हमारा वो था ना, कौन सा आपका, एक तरह से यहाँ पे कौन सा था हमारा ये था ना ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी हमारा किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा एटीट्यूड के एलिमेंट में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा आपका, एटीट्यूड के एलिमेंट में आ जाएगा। यहाँ पे देखो आपको चीजें क्लियर हो जाएगी, एटीट्यूड के एलिमेंट में आपको ये चीजें आ जाएगा। ये देखो, ये रहा हमारा ऑनेस्टी, ये ईमानदारी, ये चीज हमारा किस में आता है, ये आता है हमारा किस में आता है, ये आता है हमारा एटीट्यूड में। इसके अलावा हमारा कौन कौन सा, क्यूरियोसिटी आ गया, इंटरेस्ट आ गया, इंटेग्रिसिटी आ गया आपका, रॉयल्टी आ गया, जो एक तरह से आप जो भी चीज है आप जजमेंट आ गया, ये सब हमारे किसके एलिमेंट होते हैं, हमारे एटीट्यूड के होते हैं। तो शायद आपको चीजें क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत सही क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सीक्वेंस ऑफ रिमेम्बरिंग द डेमोन्स्ट्रेशन प्लान। इसका मतलब है डेमोन्स्ट्रेशन प्लान को करने के लिए एक जो सही सीक्वेंस होगा वो क्या होगा। 6 चीजें आपके सामने दे रखी हैं, टेल, लेट देम डू, शो, गाइड, करेक्ट, इवेल्युएट। तो जल्दी से बताइए क्या क्रम होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये चीजें हमें पता होनी चाहिए।
देखो ये जो क्वेश्चन था ना इस पीडीएफ में था भी नहीं, तो ये मैंने अलग से ऐड किया। ये देखो बस ये चीज था, कोई एक क्वेश्चन मेंशन था, पर इसके जो आंसर वगैरह थे ना इसके वो था नहीं इसमें। तो फिर आपके लिए सोच के देखो मैं कहाँ से खोज के लेके आया, आपके लिए एडिट किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जब एक तरह से रिमेम्बरिंग करते हो डोमेस्टिकेशन प्लान के लिए, तो इसका सही सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पे होता है आपका टेल, यानी क्या करते हो, एक सबसे पहले उसको आप बताते हो, क्या करते हो आप उसको सबसे पहले बताते हो डेमोन्स्ट्रेशन प्लान के लिए आपको क्या करना है, क्या चीज नहीं करना है आपका, ठीक है। ये किसमें आता है आपका 6 फ्लिप, ये किसमें आता है 6W प्लस 1H वाले में आता है, किसमें आता है आपका 6W प्लस 1H में आता है आपका, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर, पहले नंबर पे आपने बता दिया, दूसरे नंबर पे क्या करते हो, चीजों को शो करते हो, यानी कि उसको क्या करते हो, दिखाते हो। सबसे पहले आपने क्या किया, उसको बता दिया यहाँ पे, फिर उसके बाद आपने दिखाया यहाँ पे इसको, ठीक है। इसका यहाँ पे क्या हो रहा, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ पे इसको बता दिया यहाँ पे, उसके बाद आपने क्या किया, इसको दिखा दिया, ठीक है, शो कर दिया। और तीसरे नंबर पे क्या करोगे, इसको लेट देम डू, यानी कि आप उसको करने दोगे। सबसे पहले आपने उसको बता दिया यहाँ पे, उसको शो कर दिया, ठीक है, तो उसको दिखा दिया आपने, और उसको फिर आप करने दोगे, भाई तुम आप करो। तीसरे नंबर पे आ जाएगा आपका ऑप्शन ये, ठीक है। अब देखते हैं अगले नंबर पे क्या आएगा। तो इसके करने के बाद आपने क्या किया, उसको करेक्ट करोगे, क्या करोगे, करेक्ट कराओगे, ठीक है। यहाँ पे क्या था उसका, यहाँ पे आपने बताया, यहाँ पे आपने सो दिखा दिया इसको, फिर इसके बोलोगे आप करो उसको, तो यहाँ पे करा उसने। फिर लास्ट में इसको जो चौथा स्टेप है, आप उसको करेक्ट करवाओगे, क्या करोगे, उसको सुधारने के लिए कहोगे। अगर यहाँ पे वो जो कर रहा था तीसरे पॉइंट में, अगर उसने वहां गलती किया था, ठीक है, तो वहां पे चौथे नंबर पे आप उसको कहोगे करेक्ट करने के लिए, सुधारने के लिए कहोगे। फिर वो सुधारने की कोशिश करेगा, तो फिर वो गलतियां करेगा, तो आप उसको क्या करोगे, फिर गाइड करोगे, क्या करोगे, उसको गाइड करोगे, उसको एक मार्गदर्शन दोगे आप, ठीक है। और मार्गदर्शन देने के बाद लास्ट में क्या करोगे, उसको एक तरह से यूलेट करोगे, उसके एक तरह से मूल्यांकन करोगे, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या किया, उसको बता दिया, फिर उसको आपने दिखा दिया, फिर उससे कहोगे भाई तुम करो। फिर करने के बाद कुछ गलतियां करेगा, तो गलतियां सुधारने के लिए कहोगे आप उसे करेक्ट करो। अगर करेक्ट नहीं कर पाता उसको गाइड करोगे, उसको मार्गदर्शन दोगे, लास्ट में उसके लेवल की आप जांच करोगे। ये सब किसमें है आपका, ये आपका 4 स्टेप में। पहले आपने क्या किया, उसको टेल कर दिया, उसके बाद शो कर दिया, फिर उसने कहा कि लेट तुम डू, करो उस चीजों को। फिर उसके बाद क्या, उसको करेक्ट करेगा वो, फिर उसको गाइड करना है आपको, फिर उसको इवैल्यूएट करना है, ठीक है। चलो मैं आपको पीडीएफ दिखाता हूँ, आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे देखो, ये हमारे सीक्वेंस होते हैं रिमेम्बरिंग ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन प्लान के, ठीक है। ये हमारे सीक्वेंस होते हैं, यानी कि एक तरह से जो आपका डेमोन्स्ट्रेशन प्लान है उसको याद करने का कौन सा तरीका होता है। तो सबसे पहले आपने टेल कर दिया, आपने बता दिया उसको, ठीक है। बताने के बाद आपने क्या क्या चीजों को शो कर दिया, उसको दिखा दिया आपने। अब दिखाने के बाद क्या देखो, लेट देम डू, यानी उसे भाई कहोगे भाई तुम अब करो। अब उसने करना स्टार्ट किया तो भाई गलतियां तो करेगा, फिर उसे कहोगे भाई इसे करेक्ट चीज करो, तो उसको करेक्ट करेगा। करेक्ट करने में गलतियां तो करेगा, फिर उसको आप गाइड करोगे, उसका आप एक तरह से मार्गदर्शन दोगे। अब फिर लास्ट में उसके उसके लेवल की आप जांच करोगे। ये एक पूरा सिस्टमेटिक तरीका होता है। तो शायद आपको चीजें क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है। निम्नलिखित 4 ऑप्शन में से कौन सा एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है? सोर्स, मैसेज, एयर या फिर रिसीवर? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, आपको एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन के कौन से नहीं है। देखो सोर्स तो होता है आपका भाई, बिल्कुल कंफर्म, सोर्स तो होगा, जो भेजेगा, जो मैसेज भेजता है वही तो सोर्स होता है। आज भेजने वाला उसके दिमाग में आइडिया आएगा तो मैसेज भेजेगा, तो मैसेज भी होता है आपका एलिमेंट में, ठीक है। रिसीवर, भाई जो रिसीवर है नहीं तो किससे भेजेगा, एयर होगा, तो इसका एयर नहीं होगा। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे एयर होगा, तो चलो मैं आपको एक तरह से इसका पीडीएफ दिखाता हूँ, आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो हमारे कम्युनिकेशन के कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, तो यहाँ पे देखो आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। पहला हमारा सोर्स हो गया, ठीक है, पहला हमारा क्या हो गया, सोर्स हो गया। दूसरा क्या हो गया, हमारा मैसेज हो गया, ठीक है। उसके बाद किसी मीडियम के थ्रू भेजेंगे, किसी चैनल के थ्रू भेजेंगे, तो तीसरा हमारा मीडियम होगा, और चौथा हो गया हमारा रिसीवर, ठीक है। तो ये हमारे बेसिक हमारे एलिमेंट होते हैं कम्युनिकेशन के। कम्युनिकेशन किसी कम्यून शब्द से लिया गया है, और कम्यून शब्द का जो कॉमन मतलब होता है, कैसा वर्ड होता है, आपका लेटिन वर्ड होता है। कैसा होता है, लेटिन वर्ड होता है जो कम्यून से लिया गया है, और कम्यून का मतलब होता है टू मेक कॉमन, ठीक है। तो कभी कभी आपसे ये पूछ लेते हैं। इसके अलावा मैं आपको कुछ स्टेप भी बता देता हूँ, आपको चीजें और क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगा कि कम्युनिकेशन के हमारे कैसे कैसे स्टेप होते हैं। तो ये आपके सामने 6 स्टेप होते हैं, ठीक है। पहला आपके एक तरह से आइडिया आएगा आपके दिमाग में, ठीक है। आइडिया आ गया तो उसको आपने क्या किया, एक तरह से उसको इनकोडिंग कर दिया, यानी कि जो समझने वाला जो दूसरा पर्सन उसको कौन सा लैंग्वेज समझ में आएगा
तो उसी लैंग्वेज में आप उसको अपने आइडिया को उसमें कन्वर्ट कर दिया आपने, ठीक है। अब आपने क्या किया, एक मीडियम, एक चैनल के सारे को एक तरह से ट्रांसमिशन कर दिया, ठीक है। ट्रांसमिशन करने के बाद जो रिसीवर है उसको रिसीव करेगा वो, ठीक है। रिसीव करने के बाद उसको अपने तरीके से इसको डिकोड कर देगा, अपने तरीके से उसको समझ लेगा वो। करने के बाद क्या करेगा वो, एक्शन लेगा। क्या करेगा वो, एक्शन लेगा, यानी कि एक तरह से आपको क्या करेगा, फीडबैक देगा आपको। तो ये पूरा तरीका होता है एक सिस्टमैटिक सीक्वेंस कम्युनिकेशन का, ठीक है। तो शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑडियो ऐड नहीं होगा? टेप रिकॉर्डर, चार्ट, रेडियो या फिर रिकॉर्ड प्लेयर? तो ये मुझे तो लग नहीं रहा है क्वेश्चन में गलती करोगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन, आपका ऑडियो एड कौन सा नहीं है? तो टेप रिकॉर्डर होता है हमारा, चार्ट हमारा नहीं होता, चार्ट हमारा विजुअल एड होता है। कैसा होता है, विजुअल एड होता है। रेडियो और रिकॉर्ड प्लेयर, तो ये हमारे ऑडियो एड होते हैं, ठीक है। तो शायद आपको यहाँ चीजें क्लियर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर कोई यहाँ पे किसी ने कहा ना पीडीएफ दिखाओ मुझे, तो बेटा उसका क्या होगा, ठीक है। इतना बेसिक चीज तो आना चाहिए, हर चीज के लिए पीडीएफ दिखाना जरूरी नहीं होता। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विजुअल ऐड नहीं है? अगला क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा, एक मिनट प्रेम सर, एक मिनट। हाँ ये आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा आपका विजुअल ऑडियो विजुअल ऐड है? क्या है आपका, ऑडियो विजुअल, यानी कि हाई इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है आपका, ठीक है। कौन सा है, ऑडियो विजुअल ऐड। तो यहाँ पे मुझे तो लग नहीं रहा कि आप इसको गलती करोगे। क्या होगा, सीसीटीवी कैमरा, तो सीसीटीवी बिल्कुल होता है हमारा, ठीक है। एनिमेशन क्लिप, तो बच्चे कुछ डाउटफुल होंगे, बिल्कुल हमारा एनिमेशन क्लिप, इसमें ऑडियो भी होता है, आपका विजुअल भी होता है, ये भी बिल्कुल सही है। साउंड फिल्म, अगर फिल्म आता है तो नॉर्मली होता है, साउंड फिल्म है तो साउंड फिल्म आपका आता है इसमें। फिर लास्ट है आपका ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो मैं बता दूं, आपका सीसीटीवी कैमरा भी आता है, आपका एनिमेशन क्लिप भी आता है, साउंड क्लिप भी, आपका साउंड फिल्म भी आता है इसका, ठीक है। अभी मैं 3-4 क्वेश्चन कराने के बाद आपको एक तरह से टेबल एक साथ दिखा दूंगा ना, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएगा। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी, उसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑडियो विजुअल ऐड नहीं है? मल्टीमीडिया, साउंड फिल्म प्रोजेक्टर, वीडियो टेप्स या फिर स्लाइड प्रोजेक्टर? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, देखो मल्टीमीडिया हमारा बिल्कुल होता है, ठीक है। मल्टीमीडिया हमारा, मल्टीमीडिया नहीं जिसमें एक से ज्यादा आपका मीडिया हो, हमारा मल्टीमीडिया हमारा ऑडियो विजुअल ऐड में आता है। साउंड फिल्म प्रोजेक्टर, अगर फिल्म प्रोजेक्टर होता तो हमारे विजुअल में आता, पर यहाँ पे साउंड फिल्म प्रोजेक्टर तो हमारा ऑडियो विजुअल में। टेप, वीडियो टेप में हमारा ऑडियो भी होता है और विजुअल भी होता है। स्लाइड प्रोजेक्टर में ओनली विजुअल होता है। अगर यहाँ पे साउंड स्लाइड प्रोजेक्टर होता है ना आपका, तो आपका ऑडियो विजुअल होता है, पर नॉर्मल है तो हमारा विजुअल में आएगा, हमारा ऑडियो विजुअल में नहीं आएगा। तो जिसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी, उसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा विजुअल ऐड है? विजुअल ऐड, मैग्नेटिक बोर्ड, चाक बोर्ड, ओवरहेड प्रोजेक्टर या ऑल ऑफ दीज? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे तो मुझे लगना है गलती करोगे आप, ठीक है। तो मैग्नेटिक बोर्ड क्या होता है, ये हमारा विजुअल ऐड भी हमारे 2 टाइप के होते हैं ना, प्रोजेक्टेड और नॉन प्रोजेक्टेड। ये भी हमारे 2 टाइप के होते हैं, इतना अंदर नहीं जाएंगे हम। तो मैग्नेटिक बोर्ड हमारा किसमें होता है, नॉन प्रोजेक्टेड में होता है। किसमें होता है, नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल ऐड में होता है, ठीक है। चाक बोर्ड भी हमारा नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल ऐड में होता है। ओवरहेड प्रोजेक्ट हमारा ये होता है प्रोजेक्टेड विजुअल ऐड में, यानी कि दोनों मिला के तीनों हमारे किसमें आते हैं, ये तीनों हमारे आते हैं विजुअल ऐड में। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस, उसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन आपका, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विजुअल ऐड नहीं होगा? कैमरा, ट्रांसपेरेंसी शीट जो हम उसमें यूज करते हैं ओएचपी में, मल्टीमीडिया या फिर फोटोग्राफ्स? तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन, आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो कैमरा हमारा होता है, कैमरा हमारे विजुअल ऐड में आता है, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी शीट हम इसको ओवरहेड प्रोजेक्टर पे यूज करते हैं, तो ये भी हमारा किस में आता है, ये भी हमारा प्रोजेक्टेड एड में आता है, ठीक है। फोटोग्राफ भी हमारा विजुअल एड में आता है, ये हमारा नॉन प्रोजेक्टेड में आता है। ट्रांसपेरेंसी और कैमरा हमारा प्रोजेक्टेड में आते हैं। बल्कि मल्टीमीडिया, तो मल्टीमीडिया हमारा विजुअल एड में नहीं आता, ये किस में आता है हमारा, ये हमारा ऑडियो विजुअल एड में आता है। इसमें हमारा विजुअल भी होता है और ऑडियो भी होती है, हमारे ये मल्टीमीडिया वाले होते हैं, ठीक है। इसमें आपके एक से ज्यादा होते हैं। विजुअल क्या मतलब एक मीडिया है, ऑडियो क्या आपका एक मीडिया है, पर मल्टीमीडिया एक से ज्यादा मीडिया वाले को तो मल्टीमीडिया कहते हैं। तो हमारा ऑडियो विजुअल में आएगा इसका, ठीक है। तो इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन सी, उसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चले गया, बताओ। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ, आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी, ठीक है।
तो हमारे देखो हमारे तीन टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा विजुअल एड, दूसरा होता है हमारा ऑडियो एड और तीसरा होता है हमारा ऑडियो विजुअल एड। ये हमारे तीन टाइप के एड हो गए हमारे, ठीक है। तो शायद आपको चीज यहाँ पे क्लियर हो रहा है। और उसको दिखा देता हूँ हमारे विजुअल एड में हमारे कौन कौन से होते हैं। तो विजुअल एड का हमने दो भाग में डिवाइड कर दिया, प्रोजेक्टेड नॉन प्रोजेक्टेड। प्रोजेक्टेड में साउंड प्रोजेक्टर, फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर, ओएचपी, ओडिस्कोप, एपिडेस्कोप, कैमरा और लूप फिल्म प्रोजेक्टर, ठीक है। जिसमें चाक बोर्ड आ गया, मैग्नेटिक बोर्ड हो गया, फ्लैट बोर्ड हो गया, डिस्प्ले बोर्ड हो गया, प्रिंटिंग बोर्ड हो गया। ये हमारे विजुअल एड होते हैं, ठीक है। ये हमारे प्रोजेक्टेड वाले हैं, ये हमारे नॉन प्रोजेक्टेड वाले हैं, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं कि हमारे जो प्रोजेक्टेड वाले हैं बी टाइप में, ये हमारे ए टाइप वाले थे, बी टाइप बी वाले भी होते हैं, ठीक है। बी टाइप में देखो स्लाइड हो गया, फिल्म स्ट्रिप हो गया, ट्रांसपेरेंट शीट पे हो गया, ऑपेक मटेरियल, लूप मटेरियल, ये सब हमारे किस में आते हैं, ये हमारे नॉन मैग्नेटिक के बी पार्ट में आते हैं, ठीक है। अब देखते हैं ऑडियो एड में हमारे कौन कौन से आते हैं। तो ऑडियो एड में हमारे ए में कौन सा आता है, टेप रिकॉर्डर, रिकॉर्ड प्लेयर और रेडियो, और बी में हमारे आते हैं मैग्नेटिक टेप और रिकॉर्डर। अब हम देखते हैं ऑडियो विजुअल में हमारे कौन कौन से आते हैं। तो ऑडियो विजुअल में हमारे देखो साउंड फिल्म प्रोजेक्टर है, फिल्म प्रोजेक्टर होता है तो विजुअल में होता है सीसीटीवी, मल्टीमीडिया मैंने आपको बताया थी हमारा ऑडियो विजुअल में आता है साउंड फिल्म, वीडियो टेप और एनिमेशन क्लिप, ये हमारे ऑडियो विजुअल में आते हैं। तो शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत कितने विद्यार्थी एक साथ पढ़ाए जा सकते हैं। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से बताइए कितने विद्यार्थियों को एक साथ हम माइक्रो टीचिंग के अंदर पढ़ा सकते हैं। तो मैंने आपको कई बार बताया था कि माइक्रो टीचिंग में हमारे कितने होते हैं, 3 से 4 ट्रेंज होते हैं। यानी कि जिसने इसका जवाब दिया ऑप्शन है 4 से 5, उसका बिल्कुल होता है। टाइम क्या होता है, लेस देन आपका 15 मिनट या 20 मिनट होता है, ठीक है। ट्रेंज कितने होते हैं, 3 से 5, 4-5 तक होते हैं। तो ये सब आपके 3 एलिमेंट हो गए, 3 आपके एलिमेंट हो, कितने हो गए, 3 एलिमेंट हो गए आपके, 3 आपके फेस हो गए, और स्टेप और साइकिल आपकी 6 होती है। पूरा सिस्टमेटिक तरीका होता है। 4 आर होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक 4 आर होता है, और भी तरीके होते हैं। तो माइक्रो टीचिंग को अच्छे से क्लास लेंगे, और ये फिर ये बोल कर सकता हूँ कल की क्लास में माइक्रो टीचिंग में जितने क्वेश्चन बनते हैं आपको, तो एक ही लेक्चर में आपको ले लूंगा, तो आपको चीजें और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सीक्वेंस ऑफ टॉपिक इज, टॉपिक का क्या सीक्वेंस होगा। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से बताइए किसी भी टॉपिक को पढ़ाने का क्या सीक्वेंस होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ करीब थोड़े बहुत बच्चों के जवाब ऊपर नीचे आ रहे हैं, ठीक है। पर आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से जवाब देना है। इसका सही तरीका क्या होगा, सीक्वेंस ऑफ टॉपिक। तो इसका जिसने भी जवाब दिया क्या हो जाएगा, 16 का जिसने जवाब दिया ऑप्शन ए, उसका बिल्कुल सही। पहले नंबर पे आपका नॉलेज आएगा, फिर प्रैक्टिकल आएगा, फिर बीइंग आएगा, आपका एटीट्यूड आएगा, ठीक है। थोड़ा सा बच्चे सोच रहे होंगे बीइंग आपका बीच में आ जाएगा, डूइंग आपको यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिटी कर देता हूँ पीडीएफ दिखा के, शायद आपको चीजें और क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगा। वेट, तो यहाँ पे देखो जो हमारे प्लानिंग और ट्रेड, ये देखो सीक्वेंस ऑफ टॉपिक। तो हमारे 3 सीक्वेंस कौन कौन से होते हैं। पहला होता है हमारा नॉलेज, दूसरा होता है हमारा डूइंग, और तीसरा होता है हमारा बीइंग, ठीक है। तो ये हमारा पूरा सीक्वेंस होता है। पहले नॉलेज हो गया, जो हमारा लेसन प्लान होता है, प्रैक्टिकल हमारा हो गया डूइंग, और जो हमारा एटीट्यूड, जो हमारा बिहेवियर, जो हमारे पास होता है, तो ये हमारा क्या होता है, बीइंग में आ जाता है, ठीक है। तो शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपका बहुत सही क्वेश्चन आपका, ठीक है। तकनीकी व्यवसाय के पाठ्यक्रम के निर्माण में क्या आवश्यक नहीं है। व्यवसाय की आवश्यकता, शिक्षण की सुविधा, समय की उपलब्धता, या फिर प्रवेश व्यवहार। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन आपका, जो तकनीकी व्यवसाय यानी जो हमारे टेक्निकल है ना, जो सिलेबस हमारा टेक्निकल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, तकनीकी व्यवसाय यानी जो टेक्निकल हमारा जो कोर्स है ना, ट्रेड है, इसके जो पाठ्यक्रम के निर्माण में यानी कि जो सिलेबस का जो एक तरह से कंस्ट्रक्शन करते हैं ना, उसमें क्या क्या आपका आवश्यक नहीं है। व्यवसाय की आवश्यकता, ठीक है, क्या व्यवसाय की आवश्यकता जरूरत है इसका, ठीक है। क्या शिक्षण की सुविधा, समय की उपलब्धता और प्रवेश व्यवहार। तो इन चारों में से क्या चीज है, इसका चीज नहीं होता। तो आपको इसका कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। थोड़ा सा मैं आपको चीजें क्लियर कर देता हूँ। जो हमारे व्यवसाय की आवश्यकता है, इसका क्या मतलब है, रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रेड। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है रिक्वायरमेंट ट्रेड। आप सिलेबस की तरह से आप एक तरह से कोर्स का निर्माण करते हो। आपका जो कोर्स आप ट्रेड कर रहे हो, आप कोर्स का एक तरह से कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, तो आपको ट्रेड की रिक्वायरमेंट होगी ना, कौन कौन सा ट्रेड चाहते हो, तो ट्रेड तो आपका होगा। बी ऑप्शन क्या आपका, कि शिक्षण की सुविधा। तो शिक्षण की सुविधा मतलब टाइम अवेलेबल फॉर ट्रेनिंग, यानी कि क्या हो जाएगा इसका नहीं सॉरी, इसको क्या ट्रेनिंग फैकल्टी, ठीक है। तो
हाँ, ट्रेनिंग की फैकल्टी चाहिए आपको कि जो प्रशिक्षण की सुविधा क्या क्या होगी, यानी जो ट्रेनिंग जब कराएगा उसकी फैकल्टी चाहिए ना, कौन कौन से पढ़ाना चाहिए। और तीसरे नंबर पर टाइम की उपलब्धता। इसका क्या मतलब, इसका मतलब है आपका टाइम अवेलेबल फॉर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के लिए जो टाइम अवेलेबल ये तो चाहिए, पर प्रवेश का व्यवहार ये चाहिए, तो ये नहीं होगा इसका। तो जिसने जवाब से ऑप्शन डी दिया उसका बिल्कुल सही है। थोड़ा सा आपको देख लो, यहाँ पे चीजें और क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे देखो आप कि आपको तकनीकी व्यवसाय के कार्यक्रम के नियम में कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना चाहिए। तो पहला आपको चाहिए रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रेड, ट्रेड तो आपको चाहिए। आप जब सिलेबस की तरह से बना रहे हो, सिलेबस का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, तो आपको ट्रेड तो चाहिए ट्रेड। उसके बाद चाहिए आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या है, आपका एम क्या है, आपका सब्जेक्ट क्या, आपका ट्रेड थ्योरी क्या, वर्कशॉप क्या है, कैलकुलेशन क्या, सब होगा आपका, ठीक है। फिर ट्रेनिंग की फैकल्टी आपको चाहिए। और चौथे नंबर टाइम आपको चाहिए कि टाइम अवेलेबल फॉर ट्रेनिंग के लिए। अब पांचवें नंबर पे क्या चाहिए आपका, स्टैंडर्ड फॉर ट्रेनिंग एट द टाइम इन द इनटेक, यानी कि आप क्या चाहिए आपको कि प्रवेश के लिए विद्यार्थियों के स्तर का कैसे ध्यान रखोगे, इसके स्टैंडर्ड का ध्यान रखोगे, जो ट्रेनिंग है एडमिशन के लिए उसके स्टैंडर्ड का ध्यान रखोगे। तो जो आपका चौथा ऑप्शन क्या कह रहा था, चौथा आपका ऑप्शन क्या कह रहा था आपको कि जो ट्रेनिंग्स के बिहेवियर के बारे में कह रहा था ना वहां पे, कि ट्रेनिंग्स के बिहेवियर के बारे में कह रहा था आपको, तो चीजें आपको समझ में क्लियर नहीं आया था आपको, ठीक है। चलो आपको मैं यहाँ पे और दिखा देता हूँ पीडीएफ, तो आपको और चीजें थोड़ी सी क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एक मिनट रुक जाओ, पीडीएफ खुल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या था आपके एंट्री बिहेवियर, एंट्री बिहेवियर मतलब नहीं होता वहां पे, हम कोर्स का डिजाइन कर रहे हैं तो हमारे एंट्री बिहेवियर वहां पे प्रवेश का व्यवहार की बिल्कुल जरूरत नहीं। ये हमारे कहाँ पे चाहिए, जब आप एडमिशन ले रहे हो, तो ये एडमिशन के लिए रिक्वायरमेंट तो होता है आपका कि किसी संस्थान में प्रवेश करना चाहते हो, तो आपकी हैबिट क्या है, आपकी योग्यता क्या है, ठीक है, आपकी योग्यता क्या है, आपके नॉलेज कितना है, ठीक है। तो ये सब आपका एक तरह से क्लास, जब एक तरह से एडमिशन है तो वहां पे रिक्वायरमेंट हो सकती है, पर ये एक तरह से कोर्स के कंस्ट्रक्शन में ये रिक्वायरमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन सी प्रवेश व्यवहार, इसका गलत जवाब हो जाएगा इसका, ठीक है। प्रवेश व्यवहार का मतलब क्या कहते हैं, एंट्री बिहेवियर। तो एंट्री बिहेवियर हमारे कोर्स कंस्ट्रक्शन के निर्माण में हमारा ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन आपका, विद्यार्थियों की योग्यता के स्तर का तात्पर्य क्या होता है। मूल्यांकन किया जाए, शिक्षण पद्धति, सैद्धांतिक ज्ञान या फिर व्यवहारिक ज्ञान। तो यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन, जो आपके ट्रेनिंग है उसकी एबिलिटी का लेवल, हम के लेवल जो है उसके लेवल के क्या तात्पर्य है, जो कोई भी ट्रेनिंग है उसकी जो एबिलिटी है उसके लेवल के क्या आप क्या समझते हो। तो लास्ट में उसका जब तक आप उसकी तरह से एक तरह से क्या उसका इवोल्यूशन नहीं करोगे ना, तो आपको पता नहीं चलेगा कि उसकी एबिलिटी का स्तर क्या, योग्यता क्या। तभी तो हम चौथा स्टेप हम टेस्ट लेते हैं, इसीलिए तो लेते हैं उसका क्या है। अभी मैंने आपको बताया था कि जब एडमिशन लेना चाहते हो ना, तो उसके स्टैंडर्ड का ध्यान रखना है, उसको मूल्यांकन जरूर करना है, विद्यार्थी की योग्यता का स्तर का तात्पर्य का उसका मूल्यांकन करना। अभी क्वेश्चन ऊपर था, अभी मैंने दिखाया था आपको, उसके स्टैंडर्ड का आपको ध्यान रखना है। स्टैंडर्ड कैसे निकालोगे, तो उसका एक तरह से इवोल्यूशन करके निकालोगे। तो 18 का जिसने जवाब दिया ऑप्शन ए उसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन आपका, पाठ्यक्रम विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या नहीं है। क्या पढ़ना है, क्या पढ़ाना है, किस क्रम में पढ़ाना है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये देखो क्वेश्चन, जब मैंने स्टार्ट किया था ना पढ़ाना, तो आपको मैंने बताया कि जो सिलेबस का एनालिसिस करते हैं उसका मेन उद्देश्य क्या है, ठीक है। और साथ ही साथ मैंने आपको क्या बताया था, तो मैंने आपको ये भी बताया था मेन उद्देश्य के साथ साथ मैंने क्या बताया था, उसके मेन 3 पॉइंट बताया था, जिसके आधार पर उसके तरह से सिलेबस का एनालिसिस करते हैं। तो जो सिलेबस का जो मुख्य उद्देश्य है, इनमें तो नहीं के बारे में बात कर रहा, नोट के बारे में बात कर रहा, अभी हम है के बारे में सोच लेते हैं कि मुख्य उद्देश्य क्या है इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है। तो आपको क्या पढ़ाना है, बिल्कुल सही है, इसका ये मेन ऑब्जेक्ट है। मैंने आपको स्टार्टिंग पढ़ाया था क्या पढ़ाना है, इसका मुख्य ऑब्जेक्ट होता है हमें क्या पढ़ाना है, ठीक है। दूसरा क्या पढ़ाना नहीं है, ये चीज क्या पे कितना पढ़ाना है, ये क्या नहीं है, यहाँ पे कितना आएगा, ये यहाँ पे गलत है, ये कितना आएगा, ठीक है। और किस क्रम में पढ़ाना है, तो इसका मेन ऑब्जेक्ट होता है। इसमें से पूछ रहा है आपका सिलेबस का जब एनालिसिस करते हैं उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या नहीं है, तीन में से कोई नहीं है, क्या हो जाएगा इसका, इनमें से कोई नहीं। ये तीनों इसके मेन उद्देश्य होते हैं, इनमें से ऐसा कोई नहीं जिसका उद्देश्य नहीं है, तो तीन इसके उद्देश्य होते हैं। इसका हो जाएगा, जिसने इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी, उसका बिल्कुल सही जवाब। इसका मुख्य उद्देश्य इसमें से कौन सा नहीं है, इनमें से कोई नहीं है इसका, ठीक है। ये सारे इसका मुख्य उद्देश्य है, ए बी सी इसके मुख्य हैं, इनमें से नहीं कोई नहीं है, सारे हैं, ये नहीं है नहीं है, ये हैं, ठीक है। तो इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। इसके अलावा अगर मैं बताऊं, सिलेबस का एनालिसिस 3 पॉइंट के आधार पे किया जाता है। कौन कौन से पॉइंट है वो, व्हाट, व्हाई और हाउ। तो ये शब्द भी आपको याद रखना, पेपर में पूछ लेता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस पद्धति में
प्रशिक्षण की अवधि निर्धारित नहीं होती है। विषय पद्धति, समय पद्धति, व्यवहारिक पद्धति या फिर ज्ञान पद्धति। तो यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन, देखो आपको पता होना चाहिए जो एक तरह से आप क्या कर रहे हो, प्रिंसिपल ऑफ सिलेबस डिजाइन। हम सिलेबस को जो डिजाइन करते हैं, अगर देखा हो स्किल भारत का जो आपका दूसरा तीसरा क्वेश्चन है, आपसे वही पूछता है कि जो सिलेबस का एनालिसिस करते हो तो इसके लिए कौन कितने मेथड है। तो वहां पे आपके 2 मेथड है, वहां पे लिखा हुआ कितने मेथड है, 2 मेथड है वहां पे, ठीक है। पर यहाँ पे 4 बताया गया, पर रियलिटी में अगर देखा जाए तो हमारे 2 ही मेथड थे। 2 मेथड को हमने अलग अलग क्लासिफाई किया है। तो जो हमारा सिलेबस है, चाहे हमारे जो प्रशिक्षण है, ठीक है, कि हमारे एक तरह से क्या गया, हमारे सिलेबस के डिजाइन हो, चाहे आपके प्रशिक्षण की जो अवधि हो, वो 2 तरीके से निर्धारित होता है, ठीक है। कौन कौन सा होता है, पहला होता है हमारा सब्जेक्ट पद्धति और दूसरा हमारा कौन सा होता है, समय पद्धति, ठीक है। समय पद्धति में आपके और कौन कौन से आते हैं, आपका व्यवहारिक पद्धति आता है आपका, और ज्ञान पद्धति भी आपका समय पद्धति में आता है, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा कि किस मेथड में जो आपकी ट्रेनिंग है, उस ट्रेनिंग की अवधि आपकी क्या होती है, जो किस सिस्टम में पूछ रहा आपका कि किस मेथड में क्या होता है, किस मेथड में जो ट्रेनिंग आप कर रहे हो उसकी अवधि निर्धारित नहीं होती, यानी कि उसके एक तरह से टाइम जो होता है, टाइम ड्यूरेशन जो होता है ना, टाइम ड्यूरेशन कि आपको कितने टाइम में करना है, उसका टाइम एक तरह से फिक्स नहीं होता। ये होता है आपका सब्जेक्ट सिस्टम में, किसमें होता है, सब्जेक्ट बेस में। हम इसके 2 नाम और है आपका, एक नाम इसको हम सब्जेक्ट बेस भी कहते हैं, इसको हम इसको टॉपिक बेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हम इसको सब्जेक्ट बेस सिस्टम कहते हैं या फिर हम इसको टॉपिक बेस सिस्टम कहते हैं। इसमें आपका टाइम निर्धारित नहीं होता, बल्कि ठीक है, जो भी हमारे रिसर्च सेंटर होते हैं, रिसर्च सेंटर वगैरह हो गया, तो रिसर्च सेंटर में हम कौन सा सब्जेक्ट बेस्ड का हम यूज करते हैं। जबकि टाइम मेथड हम कहाँ पे करते हैं, हमारे एकेडमिक कोर्स हो गया, जब हमारे CITS हो गया, CTS हो गया, टाइम पद्धति होता है कि हम टाइम से ज्यादा टाइम से आते हैं। पर हमारा रिसर्च जो भी रिसर्च बेस्ड होता है, वहां पे हम टाइम पद्धति यूज करते हैं। साथ ही साथ जो कॉम्प्लिकेटेड जो चीज होता है ना, तो कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट में भी हम सब्जेक्ट मेथड का यूज करते हैं। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन ए, उसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पे आपका बहुत सही क्वेश्चन आपका, ठीक है। अनुसंधान कार्यों के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती है, सब्जेक्ट बेस्ड, टाइम बेस्ड, नॉलेज बेस्ड या फिर प्रैक्टिकल बेस्ड। तो यहाँ पे देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन, हमने आपको अभी बताया था कि जो रिसर्च जो कार्य होते हैं हमारे, जो ठीक है, रिसर्च जो कार्य होते हैं, अनुशासन कार्य वाले, तो इसके लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है। तो 2 मेथड हमारे होते हैं मेनली, कौन कौन से, एक होता है सब्जेक्ट बेस्ड, एक होता है टाइम बेस्ड या फिर सब्जेक्ट बेस्ड टॉपिक बेस्ड बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी हमारा रिसर्च होता है वहां पे टाइम हमारा फिक्स नहीं होता, तो हम वहां पे सब्जेक्ट बेस्ड मेथड यूज करते हैं, ठीक है। रिसर्च सेंटर में या फिर जहां पे टाइम का कोई बॉन्ड ही नहीं होता है, हम वहां पे सब्जेक्ट बेस्ड, इसका दूसरा नाम क्या है आपका, टॉपिक बेस्ड आपका, ठीक है। तो इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन है, उसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जटिल विषयों के लिए कौन सी पद्धति उपयुक्त है, समय पद्धति, विषय पद्धति, ज्ञान पद्धति या फिर व्यवहारिक पद्धति। तो देखो मैंने अभी ये बताया कि जो आपका रिसर्च बेस्ड होता है, रिसर्च कार्यों के लिए भी हम कौन से करते हैं, वहां पे करते हैं टाइम टॉपिक बेस्ड या फिर बोलते हैं उसको सब्जेक्ट बेस्ड, ठीक है। ये भी विषय पद्धति है। और जटिल कार्यों के लिए जो कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, तो कॉम्प्लिकेटेड जो सब्जेक्ट को भी हम पूरा करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, तो वहां पे भी हम कौन से करते हैं, तो हम वहां पे सब्जेक्ट मेथड यूज करते हैं। इसका दूसरा नाम क्या आपका, टॉपिक बेस्ड। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन बी, उसका बिल्कुल सही है। ज्ञान पद्धति हो, व्यवहारिक पद्धति हो या फिर आपका ये सब किस पे है, ये आपके समय पद्धति का ही एक पार्ट है आपका, ठीक है। मेनली आपके 2 होते हैं, एक होता है टाइम बेस्ड, दूसरा होता है आपका टॉपिक बेस्ड। तो शायद आपको चीजें क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत सही क्वेश्चन आपका, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति में समय का बंधन नहीं होता है, विषय पद्धति, समय पद्धति, ज्ञान पद्धति या फिर व्यवहारिक पद्धति। तो ये क्वेश्चन तो गलत नहीं होना चाहिए। इसलिए गलत नहीं होना चाहिए कि मैंने आपको कई बार बता दिया है, ठीक है। इसमें आपका समय का कोई पाबंद नहीं होता, समय आपका कोई तरह से बॉन्ड नहीं होता। आप किसी भी काम को 2 घंटे में करो, 4 दिन में करो, 1 साल में करो, 2 साल में करो, जिसमें आपका समय का कोई बॉन्ड नहीं होता। आप अनलिमिटेड समय ले सकते हो। तो ये किसमें होता है, ये होता है आपका सब्जेक्ट बेस्ड में, सब्जेक्ट जो मेथड वाले होते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट मेथड वाले। ये जिसका दूसरा नाम क्या आपका, टॉपिक बेस्ड जो मेथड है हमारा। समय पद्धति में हमारा समय पर आधारित होता है, जो हमारे एकेडमी वगैरह, जो हमारे CITS वगैरह करते हैं ना, ये हमारा समय पद्धति है, समय मेथड है हमारा। तो इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन है, उसका बिल्कुल सही जवाब है। मैं करीब देख रहा हूँ 100% बच्चों को जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है अगला भी आपका। उद्देश्य को लेकर व्यवसाय के अनुसार कर्मानुसार विषय को दर्शाने को क्या कहेंगे, नोइंग, जानना,
डूइंग मतलब करना, सीक्वेंसिंग सीक्वेंस करना, या फिर बीइंग यानी कि दिमाग में रखना। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, उद्देश्य को लेकर व्यवसाय, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को लेकर व्यवसाय के अनुसार, यानी कि हमारे जो एक तरह से जो बिजनेस है, जो हमारे वो है, क्या कहते हैं, एक तरह से जो हमारे प्रैक्टिकल है, यानी जो ऑब्जेक्ट को लेकर व्यवसाय के अनुसार चीजों को, विषय को एक तरह से दर्शाने को क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं सीक्वेंसिंग। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन से, उसका बिल्कुल सही जवाब है। उद्देश्य को लेकर व्यवसाय के अनुसार क्रमानुसार, यानी कि आप क्या किया, आपने जो एक तरह से ऑब्जेक्ट है उसको लेकर जो भी चीज आप पढ़ा रहे हो उसके क्रमानुसार विषय को दर्शाने के, क्रम के अनुसार दर्शा रहे हो, उसको एक सीक्वेंस दर्शा रहे हो। यहाँ पे देखो क्रमानुसारी के तो कह रहा है अरेंज करने की बात कर, उसको अरेंज कर रहे हो आप। जैसे कि हम लेसन पढ़ाते हैं, लेसन प्लान जो देते हैं, तो एक सिस्टमैटिक तरीके से उसको अरेंज करते हैं, तो हमारा क्या कहलाता है, सीक्वेंसिंग कराता है। जिसके इसने जवाब दिया ऑप्शन से, उसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत सही क्वेश्चन है, ठीक है। अगला जो आपका क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा मिस्टेक थी तो हमने इसको करेक्ट किया है। जैसा कि हमने आपको बताया था, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में 3 प्रकार के डोमेन होते हैं, ये उन्हीं में से एक डोमेन है और कह रहा है कि अफेक्टिव ट्रेनिंग पीरियड, ठीक है, यानी कि जो अफेक्टिव लर्निंग होती है उसमें आप क्या करते हो। नोइंग जानना, डूइंग अपने हाथों से काम करना, बीइंग यानी कि दिमाग में रखना, सीक्वेंसिंग यानी कि सीक्वेंस में लगाना। तो ये देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन। अगर मैं बात करूं आपसे, अगर आप पहले या दूसरे चैप्टर में, तीसरे चैप्टर में हो, तो आपके 3 तरीके से जानते हो, आप नोइंग जानते हो, डूइंग और बीइंग, ये 3 तरीके होते हैं। पर जब एक तरह से ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग देखोगे ना, तो इसका नाम आपके चेंज हो जाते हैं। जहां पे आपका नॉलेज किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो नॉलेज आपका किस में चेंज हो जाता है, तो ये कॉग्निटिव स्किल में चेंज हो जाता है। डूइंग किस में चेंज होता है, तो साइकोमोटर स्किल में चेंज होता है। और बीइंग आपका किस में चेंज होता है, तो ये आपका अफेक्टिव स्किल में चेंज हो जाता है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि अफेक्टिव ट्रेनिंग पीरियड किससे संबंधित है आपका, तो अफेक्टिव किसमें होता है, आपके बीइंग, जिसमें जो आपके एटीट्यूड, आपके बिहेवियर, आपके इमोशन से जुड़ा होता है, ये हमारे बीइंग होता है। आज को हम दूसरे फॉर्म में किस नाम जानते हैं, तो ये हमारा इफेक्टिव लिखा हुआ, तो इफेक्टिव नहीं होगा, इसका रियल आंसर क्या अफेक्टिव होगा। क्या होगा, अफेक्टिव। तो अफेक्टिव हमारा बीइंग से रिलेटेड होता है, इमोशनल, एटीट्यूड, ये भी इसके अलग ही नाम है आपके, ठीक है। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन से, उसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही एक तरह से जोरदार, बिल्कुल जहर बरसाने वाला क्वेश्चन आपका, ठीक है। रिलेटेड थ्योरी लेसन किससे संबंधित है। नोइंग जानना, डूइंग, बीइंग या फिर नन ऑफ दीज। तो देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। रिलेटेड थ्योरी लेसन, यानी कि एक तरह से आपका जो लेसन प्लान पढ़ाया जा रहा है, चाहे लेसन थ्योरी है आपकी, ये किससे संबंधित है। नोइंग से, यानी कि जो आपके नॉलेज से रिलेटेड है, आपके डूइंग आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, आपके बीइंग आपके एटीट्यूड, आपके हार्ट से रिलेटेड है, या फिर नन ऑफ दीज, जिसमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया था 3 चीज आप ध्यान से रख लो। अगर लेसन प्लान है या आपकी थ्योरी है, तो ये आपके नोइंग से रिलेटेड होगा, यानी कि आपके कॉग्निटिव स्किल से रिलेटेड होगा। पर अगर मैं बात करूं प्रैक्टिकल या फिर डेमोन्स्ट्रेशन, तो ये आपका किससे रिलेटेड होगा, ये आपके डूइंग से होगा, या फिर बोल सकते हैं इसको साइकोमोटर स्किल से रिलेटेड होगा। पर जो चीज आपके एटीट्यूड से होगा, आपके बिहेवियर से होगा, ये आपके अफेक्टिव स्किल में होगा। और इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम आपका बीइंग है, आपका बीइंग हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये क्या है, आपका थ्योरी के बारे में बात कर रहा है, लेसन थ्योरी के बारे में बात कर रहा है। तो इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन ए, उसका बिल्कुल सही जवाब हो। अगर यहाँ पे लेसन प्लान होता, सॉरी डेमोन्स्ट्रेशन प्लान होता, तो इसके लिए फिर आपका ऑप्शन बी होता है, ठीक है। अगर क्या आता, अगर आपका लेसन प्लान ना होकर अगर आपका होता डेमोन्स्ट्रेशन प्लान, तो ऑप्शन होता बी, ठीक है। यहाँ देख रहा हूँ करीब बच्चों के जवाब बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बेसिक स्किल ऑफ ट्रेड किससे संबंधित है। नोइंग, डूइंग, बीइंग या फिर नन ऑफ दीज। तो मुझे तो लग नहीं रहा गलती करोगे। यहाँ पे बेसिक स्किल, यानी कि आपसे यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन प्लान के बारे में बात कर रहा है, स्किल के बारे में बात कर रहा, साइकोमोटर के बारे में बात कर रहा आपसे। तो आपका साइकोमोटर हो, डेमोन्स्ट्रेशन हो, प्रैक्टिकल हो, या फिर आपका नॉर्मल बेसिक स्किल लिख के आ जा, तो आपको किसके साथ जाना है। आप जब प्रैक्टिकल करते हो भाई, तो प्रैक्टिकल आपसे किससे संबंधित है, अपने हाथ से करते हो ना, डूइंग करते हो, खुद करते हो। तो 27वें का जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी, उसका बिल्कुल सही है। ये आपका थ्योरी लेसन संबंधित है, ये आपके स्किल और आपके प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन से रिलेटेड है, ये आपके एटीट्यूड, आपके बिहेवियर, फिर आपके अफेक्टिव स्किल से संबंधित है। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन बी, उसका बिल्कुल सही जवाब है इसका, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चले। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, तो चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा हूं। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रशिक्षण का कार्य तब तक पूर्ण नहीं होता है जब तक, पहला ऑप्शन है फीलिंग और अफेक्शन,
इसका मतलब है कि जुड़ाव महसूस ना हो। जॉब और ट्रेड प्रोसेस, इसका मतलब है जॉब और ट्रेड से रिलेटेड प्रोसेस ना बताया गया हो। इवोल्यूशन, इसका मतलब मूल्यांकन ना किया गया हो। या फिर प्रेजेंटेटिव, इसका मतलब है जो भी आप पढ़ा रहे हो वो प्रेजेंटेटिव ना हो। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन। आपका जो ट्रेनिंग है, ठीक है, जो आपका प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग है, इस ट्रेनिंग के कार्य कब तक हम पूरा नहीं होता, कब तक हम ये नहीं कहेंगे कि ट्रेनिंग हमारा जो है पूरा हो गया। आप कहीं पे ट्रेनिंग देने जा रहे हो तो यहाँ पे आप दूर मत जाओ, आप कहीं दूर मत जाओ। आप एनएसटीआई में गए हो, क्या करने गए हो? आप वहां पे ट्रेनिंग करने गए हो। आप एनएसटीआई में क्या करने गए हो? तो आप सीटीएस किस लिए कर रहे हो? ट्रेनिंग कर रहे हो। तो ट्रेनिंग आपका कब कंप्लीट माना जाएगा? जब लास्ट में आप टेस्ट दे दोगे। हम टेस्ट के लिए तो घर पे बैठे हैं, हम पीओटी की पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं? कि जब तक हमारा टेस्ट नहीं होगा, रिजल्ट नहीं आएगा, तब तक हम कैसे बताएंगे कि हमारा ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया? तो इसके लिए क्या करोगे? टेस्ट दोगे भाई, ठीक है। तो कब तक पूरा नहीं होगा? जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे। टेस्ट का दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं? इवोल्यूशन। जब तक हमारे लेवल के जांच नहीं करेंगे तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है। हम आप सीआईटीएस में कैसे बोल सकते हो आपका सीआईटीएस कंप्लीट हो गया? जब यहाँ से घर जाओगे इंस्टीट्यूट में, आप टेस्ट दोगे, आपका रिजल्ट आएगा, तभी तो कहेंगे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है। इसका जिसने जवाब दिया इवोल्यूशन, उसका बिल्कुल सही जवाब है। जब तक आपका टेस्ट ना लिया जाए, आपका इवोल्यूशन नहीं किया जाए, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है। शायद आपको चीजें क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। प्रशिक्षण चक्र में मुख्य घटक निम्नलिखित में से क्या नहीं है? आयोजन, पूर्व तैयारी यानी कि पहले से आपने तैयारी कर रखी है, विषय सूची, या फिर ज्ञान या परिस्थिति। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको जो ट्रेनिंग का जो साइकिल होता है ना, उस साइकिल के मुख्य आपके कौन सा उनके एलिमेंट, इसमें से कौन सा नहीं है आपका? तो प्लानिंग तो होता है आपका भाई, ठीक है, प्लानिंग होगा, ठीक है। आयोजन एक तरह से प्रेजेंटेशन करते हो, प्रेजेंटेशन आपका। पूर्व प्लानिंग ये भी होता है आपका। जो आपका सब्जेक्ट का जो शेड्यूल होता है वो भी होगा आपका। ज्ञान और परिस्थिति ये आपका नहीं होता है। कुछ बच्चे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहे, मैं देख रहा हूँ कमेंट बॉक्स में। चलो मैं आपको पीडीएफ दिखाता हूँ, आपको चीजें और क्लैरिटी से समझ में आएगा। ट्रेनिंग जो साइकिल होता है, ट्रेनिंग का साइकिल, उसका मुख्य एलिमेंट इसमें से और कौन सा नहीं है? तो मैं आपको पीडीएफ दिखाता हूँ, आपको चीजें और क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगी। वेट, चलो दिखाई देता हूँ आपको पीडीएफ, आप मानने वाले हो नहीं। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे क्या है? प्रशिक्षण चक्र के मुख्य घटक, जो आप ट्रेनिंग कर रहे हो उसके जो साइकिल, उसके मुख्य एलिमेंट आपके कौन कौन से होते हैं? तो देखो, आवश्यकताओं की जांच पड़ताल करना, ये होता है, बिल्कुल सही बात है। विशेष आपका जो आयोजन होता है आपका, ठीक है। आयोजन के बाद आपकी पूरी तैयारी भी होता है इसका, ठीक है। अब हिंदी वाले ये बात बोले, इंग्लिश वाले की प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। मैं कौन सा यहाँ पे शक्तिमान हो रहा कि आपको यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे विषय सूची भी होगी आपका, प्रगति भी होगी। प्रगति वो मत समझना किसी लड़की वाले की बात नहीं, कि प्रोग्रेस के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। प्रगति लड़की पे मत फोकस कर लेना। छठे में क्या आपका मीडियम, मीडियम में होगा सुविधाएं, फैसिलिटी कौन कौन सी है। प्रस्तुतिकरण यही प्रेजेंटेटिव हो गया इसका, ठीक है। लास्ट में उसका मूल्यांकन, ठीक है। तो ये शब्द हमारे किसके होते हैं? प्रशिक्षण क्या होते हैं? ये हमारे ट्रेन की कौन कौन सी है, साइकिल के हमारे क्या होते हैं? एक उसके साइकिल क्या है, ये सीक्वेंस बोल सकते हैं, उसके एलिमेंट्स कर सकते हैं। अब इसको एक एक करके डिस्कस तो करना होगा नहीं आपको कि प्लानिंग में क्या होता है, आयोजन में क्या होता है। बस आपको पूरी कहानी बता दिया मैंने, आपको चीजें शायद क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। मास्टर शेड्यूल निम्नलिखित में से किसे नहीं दर्शाता है? प्रशिक्षण का समय, विषय वस्तु का क्रम, समय अवधि, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे भी गलत है इसमें, ठीक है। इसमें यहाँ पे लास्ट में क्या है? इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका क्या होगा? आपको जवाब देना, इसमें से क्या नहीं दर्शाता है? क्या चीज होगा? मास्टर शेड्यूल इनमें से क्या नहीं दर्शाता है? क्या होगा इसका? इनमें से कोई नहीं, या फिर ऑल ऑफ दिस। ये जो है ना आपका, ये पांचों ऑप्शन है। ये देखो, ऑप्शन ए प्रशिक्षण का समय, विषय वस्तु का क्रम, ये समयावधि, इनमें से कोई नहीं है, फिर ऑल ऑफ दिस। ये पांचों ऑप्शन है, ये एफ कर लेना। अब जवाब तो इसका क्या होगा? मास्टर शेड्यूल इनसे क्या चीज नहीं दर्शाता है इसका? ऑल ऑफ दिस, या फिर आपका समयावधि, या फिर विषय वस्तु का क्रम, या फिर क्या होगा इसका? तो आपको फटाफट जवाब देना है, क्या होगा? देखो, तो इसमें से हो जाएगा आपका, इसमें से हो जाएगा आपका, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। अब बताओ इनमें से कोई क्यों नहीं होगा? जो मास्टर शेड्यूल होता है ये हमारा प्रशिक्षण का समय भी बताता है, ठीक है। ये हमारे विषय वस्तु का क्रम भी बताता है, और ये हमारा क्या बताता है? ये हमें समय अवधि भी बताता है। पर ये इनमें से कोई नहीं बताता, इनमें से ये चीज, ये सब चीज बताता है आपका, ठीक है। अगर यहाँ पे होता है मास्टर से, इनमें से क्या चीज दर्शाता है, ठीक है।
तो ये आपका सारे चीज दर्शाता है यहाँ पे, ठीक है, सब चीज दर्शाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये आप क्या पूछ रहे हैं, इनमें से क्या चीज नहीं दर्शाता, तो इनमें से ऐसा कुछ नहीं, सब चीज दर्शाता है वो। प्रशिक्षण का समय भी दर्शाता है वो, विषय वस्तु का क्रम भी दर्शाता है, और आपके समय अवधि भी दर्शाता है वो, ठीक है। इनमें से कोई नहीं दर्शाता, सभी दर्शाता है वो, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन डी, उसका बिल्कुल सही जवाब है। इसमें से कोई नहीं दर्शाएगा, वो सारी दर्शा। यहाँ पे नहीं के बारे में बात कर रहा है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। अगर मैं इसको हटा दूं कि मास्टर शेड्यूल में से क्या चीज शो करता है, तो आपका ये सब फिर हो जाएगा, आपका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे क्लियर किया। अगर यहाँ पे होता मास्टर शेड्यूल में से क्या चीज नहीं शो करता है, नहीं शो करता है, तो इसका होता आपका ऑल ऑफ दीज। पर यहाँ पे इनमें से क्या चीज नहीं करता है, तो अब होगा इनमें से नन ऑफ दीज। तो ये आपको कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए किया गया। थोड़ा सा आपको चीजें क्लियर नहीं हो रही है, चलो मैं आपको पीडीएफ दिखाता हूँ, आपको चीजें थोड़ी सी और क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, ये हमारा मास्टर शेड्यूल हो गया, ठीक है। मास्टर शेड्यूल क्या करता है, संपूर्ण ट्रेनिंग कार्यक्रम के जो भी कक्षा से संपूर्ण जो गतिविधियों को दर्शाता है, जिससे मूलभूत अनुसूचित कहते हैं, ठीक है, कि अनुसूचित निम्न से दर्शाता है। इसमें कौन कौन से पॉइंट आते हैं मास्टर शेड्यूल में, चलो देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट आते हैं आपके, तो आपको चीजें और क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो आप, इसमें 6-7 आते हैं। आपका जो सिलेबस है वो कब प्रारंभ हुआ था, उसको सामूहिक विधि बताएगा। प्रशिक्षण का जो एक तरह से टाइम है, उसके टाइम को भी बताएगा। उसके जो विषय वस्तु का जो क्रम है वो भी बताएगा आपका, ठीक है, क्योंकि मास्टर शेड्यूल है यार। ट्रेनिंग की प्रगति क्या है, समय अवधि के समय, उसका जो समाप्ति की अवधि क्या आपका 1 साल का है, 2 साल का है, और आपके एवोल्यूशन की जो प्रगति वो भी बताएगा आपका, ठीक है। बल्कि अगर मंथली शेड्यूल के बारे में बात करें, मंथली शेड्यूल क्या हो जाएगा आपका, मंथली शेड्यूल में आपका ये आ जाएगा, यहाँ पे देखो, किसी एक विषय, किसी एक माह के लिए, किसी एक मंथ के लिए जो भी आपका शेड्यूल बनाया जाता है ना, वो भी चीज इसमें आ जाएगा आपका, ठीक है। एक मंथली में जो चीज आपके अंदर आता है उसमें आ जाएगा। टाइम शेड्यूल में क्या आपका दिन प्रतिदिन, यानी डेली के जो आपका टाइम शेड्यूल, यानी कि प्रत्येक दिन के प्रत्येक घंटे का जो एक तरह से जो शेड्यूल बनाया जाता है, वो चीज आपका किस में आ जाएगा, आपका टाइम शेड्यूल में जाएगा। और डेली टाइम टेबल में क्या आ जाएगा, डेली टाइम टेबल में आपको क्या चीज पढ़ाया जा रहा है, डेली के समय सारणी होगा, टाइम टेबल जो होता है वो हमारा डेली टाइम टेबल में आ जाएगा। तो शायद आपको चीजें क्लियर है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसको प्रेम सर फिर आपको कल आपको एक उड़ान बनने वाली सारी बताएंगे, ठीक है। व्यवहार में परिवर्तन के निम्नलिखित बिंदु नहीं है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से बताइए व्यवहार में परिवर्तन के कौन कौन से बिंदु नहीं है। ये देखो, व्यवहार में परिवर्तन के निम्न से कौन सा बिंदु नहीं, यानी जो आपके बिहेवियर है, वो बिहेवियर को चेंज करने के लिए कौन सा इसमें पॉइंट नहीं है। तो वातावरण होता है सबसे बड़ा, होता है ना बिहेवियर चेंज के लिए, एनवायरमेंट ही होता है सबसे बड़ा। वो टीचिंग पढ़ती, आज टीचिंग जो करते हो, ट्रेनिंग लेते हो, जो टीचिंग कर रहे हो, वो भी पढ़ती होता है। व्यवहारिक ज्ञान जो आपका नॉलेज ये भी होता है, और व्यवहार की हो सकता है, जो आपके नॉलेज है व्यवहार की हो सकता है, क्या चाहिए आपकी, ठीक है। तो इसका जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी, उसका बिल्कुल सही जवाब इसका, ठीक है। कौन सा बिंदु नहीं है, तो व्यवहार की आवश्यकता नहीं है इसमें। वातावरण चाहिए आपका, प्रशिक्षण पद्धति चाहिए आपका, व्यवहारिक ज्ञान चाहिए आपका, कुछ बच्चे सेटिस्फेक्शन नहीं है यहाँ पे। थोड़ा सा मैं आपको पीडीएफ बता देता हूँ, आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो, हमारे जो एक तरह से टर्मिनल जो होते हैं बिहेवियर के कौन कौन से होते हैं, ठीक है। इसके कौन कौन से मेन बिंदु होते हैं जो हमारे बिहेवियर को एक तरह से टर्मिनेट करते हैं, चेंज करते हैं। कौन कौन से, इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है, प्रशिक्षण पद्धति हो गया, सैद्धांतिक ज्ञान होगा आपका, ठीक है, व्यवहारिक ज्ञान हो गया आपका, व्यवहारिक ज्ञान मतलब प्रैक्टिकल हो गया आपका, लेसन प्लान हो गया आपका, ये चीज होते हैं आपके, ठीक है। वातावरण हो गया, जो ट्रेनिंग होगी, सैद्धांतिक ज्ञान आपकी थियोरिटिकल नॉलेज हो गया, व्यवहारिक ज्ञान आपका जो प्रैक्टिकल, ये आपका जनरल नॉलेज है, कॉग्निटिव स्किल है, ये आपकी साइकोमोटर स्किल है, ये आपके क्या हो गया, ये आपकी टीचिंग होगी, और ये आपका इन्वायरमेंट हो गया। 4 मेन पॉइंट होते हैं, बाकी आपके और भी होता है, ठीक है। ये व्यवहार की आवश्यकता नहीं होता, ये भी होता है, ये भी होता है आपका, ये भी होता है आपका, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी, उसका बिल्कुल सही। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर देखते हैं चीजें क्या आपका, ठीक है। पाठ्यक्रम का सबसे छोटा अनुदेशीय भाग है। हमने अभी एक ट्रिक भी बताई थी इसके ऊपर, यूनिट, ब्लॉक, लेसन या फिर नन। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जो आपका एक तरह से कोर्स है ना, आपका जो ट्रेड है, कोर्स है आपका, सिलेबस का डिजाइन है आपका, तो सबसे छोटा जो आपका कोर्स है, उस कोर्स का सबसे छोटा पार्ट क्या, उस पार्ट को क्या कहते हैं, क्या उसको यूनिट कहते हैं। देखो सबसे बड़ा तो हमारा क्या होता है, हमारा तो सबसे पहले ब्रांच हो गया, ट्रेड हो गया, ट्रेड का एक सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट क्या हो गया, ब्लॉक होगा, सबसे बड़ा ब्लॉक होता है। फिर ब्लॉक के बाद क्या आता है हमारा, यूनिट आता है, और यूनिट के बाद क्या आता है,
तो यूनिट के बाद हमारा रिलेशन आता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, फटाफट जवाब दो, जल्दी जवाब दो, इसका क्या हो जाएगा, जल्दी, इसका क्या हो जाएगा, जल्दी जवाब दो, बच्चों को जवाब क्या अभी आ नहीं आ रहे। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन सी, उसका बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। प्रेम सर अभी आपको उड़ान भरने वाली शायरी सुनाएंगे, फिर हम आपसे कल मिलेंगे। तो उम्मीद है आपको हमारा सेशन आज का काफी अच्छा लगा होगा, काफी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। हमने इसके अंदर कोशिश की है कि चीजों को और भी ज्यादा इजी बनाया जाए, ताकि आपका जो रिटेंशन पावर्स है माइंड की, उसको बेटर किया जा सके। ये जो लास्ट में आपको क्वेश्चन दिख रहा है 32, इसकी मैंने ट्रिक भी बताई थी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से काफी हेल्प मिली होगी आपको इन क्वेश्चन से, इन ट्रिक्स से। और अगर आप ये चाहते हैं कि हम और भी आगे काम करें, तो हमारे चैनल को थोड़ा प्रमोट कीजिए। हम इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सेशन है वो भी लाने वाले हैं। इलेक्ट्रिकल की एक वीडियो हमने लाए थे मेजरमेंट के ऊपर, वो आपको काफी सही लगी होगी। अब चैनल को थोड़ा सपोर्ट कर दें, ठीक है। और जाते जाते कुछ पंक्तियां आप सबके लिए। हर घड़ी खुद से उलझना है मुकद्दर मेरा, हर घड़ी खुद से उलझना है मुकद्दर मेरा, मैं ही कश्ती हूँ मुझी में समंदर मेरा। किससे पूछूं कि कहाँ गुम हूँ बरसों से, किससे पूछूं कि कहाँ गुम हूँ बरसों से, हर जगह ढूंढता फिरता है मुझे घर मेरा। एक से हो गए मौसमों के चेहरे सारे, मेरी आंखों से कहीं खो गया मंजर मेरा। मुद्दतों बीत गई ख्वाब सुहावना देखे, जागता रहता है हर नींद में बिस्तर मेरा। आईना देख के निकला था मैं घर से बाहर, आज तक हाथ में महफूज है पत्थर मेरा, आज तक हाथ में महफूज है पत्थर मेरा। थैंक यू सो मच। तो आज का सेशन शायद आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। जिसने लाइक नहीं किया लाइक कर दिया, जिसने सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब कर दिया, ठीक है। और अपने दोस्तों को शेयर कर दो, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सके वो, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि आप इसको ज्यादा ज्यादा शेयर करो, आपके लिए बहुत एफर्ट किया जाएगा। कौन सा क्वेश्चन गलत है, कौन सा क्वेश्चन सही, आपको डिटेली बताया जा रहा है, पूरा डिटेल्स में बताया जा रहा है आपको, ठीक है। तो जिसने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दिया। और कल जैसे कि पता है, कल आपका मंडे है और मंडे में टेस्ट होता है, तो आप टेस्ट के लिए पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर अच्छे से तैयारी कर लो, ठीक है। तीनों चैप्टर से आपके क्वेश्चन कल टेस्ट में आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो टेस्ट के लिए प्रिपरेशन कर लो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। अपना फीडबैक देना जरूर मत भूलिएगा, ठीक है। भूलना मत बिल्कुल फीडबैक देना। यहाँ पे दे दो, आपका जो पर्सनल जो हमारा ग्रुप है वहां पे फीडबैक दे सकते हो, क्लास आपको कैसा लगा, ठीक है। जय हिंद। रैंक में क्या रखा है? जीवन का असली आधार तो प्रेम है ना।